बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना PSY 404 एबनॉर्मल साइकोलॉजी का करेंगे लेक्चर नंबर 21। इसमें हम ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और प्यार प्यार कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट लेते हैं आज का अपना लेक्चर। आज हम ट्रॉमा और स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रॉमा और स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि इन जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं ना, यानी कि दिमाग की ज़्यादातर बीमारियां, परेशानियों और अचानक मिलने वाली कोई बड़ी परेशानी उनकी वजह से होती हैं। तो ये ज़्यादातर तब होता है जब ये परेशानियाँ बहुत ज़्यादा शदीद हों और लंबे अरसे तक आपके साथ चिमटी रहें, और फिर इस वजह से एक इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है अपनी नॉर्मल लाइफ जीना। तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस जब किसी इंसान पर आता है, यानी कि परेशानी आती है, तो उससे ये डिमांड किया जाता है कि वो कुछ चेंज करे, यानी कि उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग चेंज हो जाती है। तो जो रिसोर्सेस होते हैं, स्ट्रेस के साथ मुकाबला करने के लिए उसको अपने आप में चेंज लाना पड़ता है। जो भी चैलेंज होता है उसको फेस करने के लिए इंसान जो चेंज लाता है, तो उसकी वजह से उसको फिर स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस की दो कंपोनेंट्स हैं, एक है स्ट्रेसर यानी कि वो चीज़ जो आपको स्ट्रेस दे रही है, और एक है स्ट्रेस रिस्पॉन्स यानी कि आप स्ट्रेसर के जवाब में जो भी काम करते हैं वो होगा स्ट्रेस रिस्पॉन्स। स्ट्रेसर क्या है? वो इवेंट जो आपसे ये मुतालबा करता है कि आप अपनी जो भी रोज़मर्रा के काम हैं उनमें कोई तब्दीली लाएं, और फिर इस वजह से आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है और आप पर परेशानी आती है। और स्ट्रेस रिस्पॉन्स जो है वो स्ट्रेसर के जवाब में जो भी इंडिविजुअल है, जो भी इंसान है, वो जो कुछ फेस कर रहा है उस स्ट्रेसर की रिस्पॉन्स में, तो वो होगा उसका स्ट्रेस रिस्पॉन्स। लाइफ स्ट्रेसर क्या होते हैं? लाइफ स्ट्रेसर वो हैं जो आपको सब्जेक्टिव सेंस ऑफ स्ट्रेस देते हैं, और ये मतलब कि अचानक मिलने वाली कोई भी परेशानी, इसमें रोज़मर्रा के कामों से लेकर, जैसे अब ट्रैफिक जैम हो गई है तो उसमें भी आपको गुस्सा आता है, स्ट्रेस आता है, परेशानी होती है। फाइनेंशियल सेटबैक्स, कोई बड़ा माली नुकसान हो गया हो या कोई अपना फौत हो गया हो, तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा इंसान को स्ट्रेस होता है। तो ये होते हैं लाइफ स्ट्रेसर्स। आगे आता है ट्रॉमेटिक इवेंट्स। ट्रॉमेटिक इवेंट्स क्या होते हैं? ट्रॉमेटिक इवेंट्स जो होते हैं वो जो भी हम फेस करते हैं, ये इंसान के अपने बनाए हुए होते हैं। मतलब कि अब किसी पर दहशतगर्दी का हमला हो जाता है, या कत्लेआम होता है, या नेचुरल डिज़ास्टर्स जो भी होते हैं, कुदरती आफात होती हैं, तो ये ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं। जैसे कि सैलाब आना, हादसात पेश आना और ज़लज़ले वगैरह, यह सारा इसमें इंक्लूड होता है। और इनकी वजह से, ट्रॉमेटिक इवेंट्स की वजह से, इनका जो असर होता है ना वो बाद तक रहता है। यानी कि बाद में भी आपको आप देखें, अगर ज़लज़ला आता है ना, बहुत तेज़ ज़लज़ला आया है और ज़्यादा देर तक रहा है, तो उसके कितने दिनों बाद ये आपको लगता रहेगा कि ज़मीन हिल रही है, आपको अपना जिस्म में भी वैसे ही फील होता रहेगा। तो ये होते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक इफ़ेक्ट्स। यहाँ पे नेचर ऑफ स्ट्रेस समझने की ज़रूरत है, यानी कि बायोलॉजिकली ब्रेन और बॉडी कैसे स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करते हैं और कैसे फिर साइकिल बनता है, कैसे इंसान स्ट्रेस को रिस्पॉन्स करता है और कैसे स्ट्रेस में आता है। तो पहले क्या होता है कि इंसान के दिमाग के अंदर जो हिपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस, ये जो है ये सबसे पहले सिग्नल्स भेजता है कि हम कुछ ख़तरनाक हो गया है। तो फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स ये जो होते हैं, ये जो इम्पल्सेस होती हैं,
यानी कि दिमाग के अंदर सिग्नल्स जो है ना वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स की सूरत में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को जा रहे होते हैं। तो वो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये केमिकल्स होते हैं जो एक न्यूरॉन के एंड पे रिलीज़ होते हैं, तो फिर दूसरा न्यूरॉन उनको खींच करते हैं और इस तरह से सारा साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। तो ये जो है हिपोथैलेमस से रिलीज़ होते हैं, फिर जाके ये बॉडी के और ब्रेन के दूसरे जो पार्ट्स हैं उनको ट्रिगर करते हैं, उनको ये सिग्नल देते हैं कि आप भी अपनी सिक्रीशंस करें। और फिर उसके जवाब में जो है वो दो सिस्टम मेनली इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये दो सिस्टम्स जो हैं ये स्ट्रेस में इन्वॉल्व होते हैं। पहले हम पढ़ेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स को। तो ये आप इसके नाम से याद रख लें। ऑटोनॉमिक जो है वो ऑटोमेटिक, यानी कि इंसान के बस की बात जो नहीं होती, ऑटोमेटिक ही हो जाता है। आप देखें सामने अगर आपको सांप नज़र आ जाता है तो क्या होगा, आप एकदम स्टक से हो जाएंगे, हार्ट भी तेज़ हो जाएगी, हाथ पाँव कांपने लगेगी। तो ये सब कुछ जो होता है ना ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आता है, फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी आगे से ये फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है ये वर्ड जो है आपने याद रखना है, यानी कि ये इमरजेंसी सिचुएशंस में फ़ाइट और फ्लाइट का काम जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है। फ़ाइट और फ्लाइट का मतलब ये है कि आपको अब कोई भी सिचुएशन पेश आई है तो या तो आपका सिस्टम आपको ये कहेगा कि आप लड़ो और इस परेशानी पर काबू पा लो, और फ्लाइट का मतलब ये है कि या भाग जाओगे, यानी कि फेस नहीं करोगे और भाग जाओगे, या फेस करके उसको ख़त्म कर दोगे। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो सिस्टम आते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो होता है वो ट्रॉमा से स्ट्रेस से यानी कि पहले का काम करता है, और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो बाद का काम करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि जब भी कोई ख़तरनाक सिचुएशन सामने आती है तो हाइपोथैलेमस जो है वो फ़ौरन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो फाइबर्स होते हैं वो ये काम करते हैं कि हार्ट बीट को तेज़ कर देते हैं, और बाकी एंग्जाइटी और फियर वाले जो चीज़ें हैं, यानी कि हाथ पाँव कांपने लग जाना, और आपका जो दिमाग है बाज़ औक़ात वो फ़ैसला नहीं ले सकता ऐसी सिचुएशन में, और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो रुक जाता है। बहुत सी बायोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, यहाँ पे सिर्फ हार्ट बीट का ही जिक्र किया गया है। तो फिर ये काम जो है ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। पैरासिम्पैथेटिक फिर क्या करता है, जब वो वाली स्ट्रेस वाली सिचुएशन ख़त्म हो गई है तो अब जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऐसा करेगा कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन कर देगा। तो ये बॉडी को में जो भी चेंजेस आई हुई हैं ना स्ट्रेस की वजह से, तो ये उनको नॉर्मल करने का काम करेगा, यानी कि ये फिर हार्ट बीट को कम करेगा, नॉर्मल करेगा, और बाकी भी सारे बॉडी के फंक्शंस नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट सिस्टम आता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड पिट्यूटरी एंड एड्रीनल। ये पिट्यूटरी जो ये भी आपके दिमाग में एक ग्लैंड होता है। सबसे पहले इनका पाथवे मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देती हूँ। हाइपोथैलेमस जो है ये भी दिमाग के अंदर है, एक पार्ट है। हाइपोथैलेमस जो है उसमें सारी फीलिंग्स वगैरह स्टोर होती हैं, और ये मैसेज भेजेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड है पूरी बॉडी का, तो उसमें पहले जाएगा सिग्नल, फिर पिट्यूटरी जो है वो आगे और ग्लैंड्स को सिग्नल भेजेगा कि आप अपनी सिक्रीशंस करें। और स्ट्रेस में ज़्यादा इन्वॉल्व जो है वो है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसको मेजर स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। और ये क्या करता है कि ये वाला एड्रीनल ग्लैंड जो होता है ना ये किडनीज़ के ऊपर होता है। तो पहले दिमाग में हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल्स गए, उसने भेजे आगे से पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी ने रिलीज़ किया एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और वो जाके गया एड्रीनल ग्लैंड्स को। और फिर एड्रीनल ग्लैंड्स का जो कॉर्टेक्स है, जो बाहर वाला यानी कि कवर होता है ना उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो अंदर वाला होता है वो मिडोल होता है। तो ये जो कॉर्टेक्स को जाके ट्रिगर करेंगे, उसको एक्टिवेट करेंगे, और कॉर्टेक्स से आगे से क्या करेगा, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन रिलीज़ करेगा। और ये हार्मोन जो ये कोर्टिसोल के लेवल को देखेंगे, और कोर्टिसोल लेवल जो है वो ही आपके अंदर एराउजल रिएक्शन, यानी कि कोई भी स्ट्रेस की सिचुएशन हो तो आपका जो
एकदम से हार्ट बीट तेज़ होना और बाकी ये सारा कुछ जो है वो इसकी वजह से इनकी सिक्रीशन कोर्टिसोल जो होता है वो मेनली सब कुछ कंट्रोल करता है। तो ये इनकी पूरी कहानी है। आप लेक्चर एक दो बार और सुन लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। जनरल फीचर्स ऑफ ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, यानी कि इसके ये जो भी ट्रॉमा और स्ट्रेस हैं तो इनके जनरल फीचर्स क्या होंगे। इनके लिए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया दिया गया है क्लिनिकली वैसे इसके दो क्राइटेरिया से, ये आप एमसीक्यूज़ के लिए भी ये वर्ड्स याद रखें। एनहेडोनिक, एक होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेयरेबल एक्टिविटीज़, यानी कि जो काम कभी आपको बहुत खुश रखा करते थे, आप काम करके बहुत ज़्यादा प्लेयर फील किया करते थे, तो आपका उनमें अब इंटरेस्ट नहीं रहा, तो ये भी किसी स्ट्रेस का ट्रॉमे का असर हो सकता है। यानी कि आपको दिल किसी काम में नहीं लग रहा और इस इफेक्ट का नाम है एनहीडोनिक। ठीक है, आपने ये नाम रखना है, याद रखना है। और दूसरा है डिस्फोरिक। डिस्फोरिक में क्या होता है कि आपका मूड जो है वो ख़राब होता है, आप हर वक्त सैड परेशान फील करते हैं, दुखी फील करते हैं और आपका मूड जो है वो ठीक नहीं होता। तो ये दो जो हैं ये मेनली स्ट्रेस और ट्रॉमा में इंक्लूडेड है। और बाज़ औक़ात एंग्री और एग्रेसिव सिम्टम्स भी हो सकते हैं, यानी कि आपको गुस्सा आ सकता है, चीज़ों की तोड़ फोड़ करेंगे, शिद्दत पसंद। और डिसोसिएटिव सिम्टम्स भी हो सकते हैं जिनमें आता है डीरियलाइजेशन एंड डिसपर्सनलाइजेशन। ये जो है ये फिर आगे जाके आप डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको ये टर्म्स समझ आ जाएंगी। आपने लेक्चर कोई भी नहीं स्किप करना ताकि आपके कंसेप्ट जो हैं वो सारे अच्छे से बैठ हों। टाइप्स ऑफ ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, इनकी टाइप्स क्या हैं? 5 टाइप्स हैं जिनमें है रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर, डिसइनहिबिटेड सोशल इंगेजमेंट डिसऑर्डर। ये दो पहले जो डिसऑर्डर हैं ये मेनली चिल्ड्रन से रिलेटेड है, ये सिर्फ बच्चों में पाए जाते हैं और बच्चे भी 5 साल की उम्र से जो कम होते हैं उनमें पाए जाएंगे और अगले दिन जो है ये बड़ों में भी होंगे। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। तो फर्स्ट मेनली हम पहले एक्सप्लेन करेंगे रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर को। रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर जो है ये बच्चों में पाया जाएगा और 5 साल की उम्र से पहले ही होगा और इसमें क्या होगा कि बच्चे जो हैं उनकी अपनी केयर टेकर जो होंगी, उनकी आया जान ख्याल रखने वाली या अम्मी जो भी होंगी, तो उनके साथ उनकी इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगी। यानी कि अगर उनको कोई परेशानी होगी तो अपनी केयर टेकर से वो यानी कि बात नहीं करेंगे, उसके साथ उनका बॉन्ड ही नहीं सही से बनेगा, तो वो फिर इमोशनली दूसरों पे डिपेंड करेंगे। जब भी उनको किसी और चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो दूसरों को कहेंगे, अपनी जो उनकी अम्मी होंगी या उनकी ख्याल रखने वाली जो भी होंगी तो वो उससे बात नहीं करेंगे। और ये कंसिस्टेंट पैटर्न होता है, यानी कि ये मुसलसल ऐसा ही करते हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इसका क्या है कि अपनी प्राइमरी जो केयर टेकर हैं बच्चों का, उनके साथ इमोशनली कनेक्शन ना होना या वो इमोशनली उनसे दूर होते हैं। जब उनको स्ट्रेस होता है बच्चों को तो वो कम ही कंफर्ट यानी कि आराम का मुतालबा ही काम करते हैं, आराम ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते। और अगर और आराम जब उन्हें मिलता है यानी कि जब वो आसानी में होते हैं तो तब वो उसको रिस्पॉन्ड भी नहीं करते। यानी कि जब स्ट्रेस में होंगे ना और उन्हें आराम मिलेगा तो उनको आराम की समझ भी नहीं आएगी। इसमें क्या होता है कि बच्चे का या तो ख्याल सही से नहीं रखा गया होता, उसको इमोशनल सपोर्ट नहीं दी गई होती। इसके लिमिटेड पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं इसमें। और क्या होता है, आपको जो तकलीफ़ होती है बच्चे को, जो उसको परेशानी होती है वो उसको एक्सप्लेन नहीं करता और ये है कि वो सैड फील करता है और खौफज़दा रहता है, अपनी केयर गिवर से भी खौफज़दा रहता है। ऐसे बच्चों को का ख्याल भी मोस्टली कम रखा गया होता है और सोशली यानी कि माशरे में उनको गैर अहम तस्वुर किया गया होता है और उनको बुलाया गया होता है। यानी कि
पीछे रखते हैं, इनको इनको कोई वैल्यू नहीं देते और फिर इनके साथ ये सब हो जाता है। वो सपोर्ट करना ही छोड़ देते हैं, उनकी इमोशनल अटैचमेंट ही फिर ख़त्म हो जाती है। और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है, जैसे कोई इंस्टीट्यूशंस होते हैं तो उनमें बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं और उनके केयर गिवर्स जो होते हैं वो थोड़े होते हैं, तो तब भी ऐसा हो जाता है। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी आया जो होती हैं ख्याल रखने वाली, वो रेगुलरली चेंज होती रहती हैं, तो फिर वो एक बंदे के साथ अटैचमेंट नहीं बना पाते। और इसमें इसके क्राइटेरियाज जो हैं वोटिज़म स्पेक्ट्रम डिज़ॉर्डर से भी नहीं मिलते। इसमें ये भूलने वाली बीमारी होती है, ये मिड टर्म के सिलेबस में एक्सप्लेन हो चुकी है और मोस्टली ये 5 साल की उम्र से पहले ही होंगे और तब हम इसको डायग्नोस करेंगे जब 9 महीने तक बच्चे का ऐसा ही बिहेवियर चलता रहेगा। इसकी 2 स्पेसिफिकेशंस है कि परसिस्टेंट, यानी कि ये जो डिज़ॉर्डर है इसके सिम्टम्स 12 महीनों से ज़्यादा अरसे के लिए रहें बच्चे के अंदर, तो हम उसको परसिस्टेंट बोलेंगे। और स्पेसिफाई करंट सीवियरिटी, यानी कि ये देखा जाए कि बच्चे के अंदर अब कितनी सवियरिटी पाई जाती है, कितने हाई लेवल्स हैं बीमारी के, उनके सिम्टम्स के। नेक्स्ट है डिसइनहिबिटेड सोशल एंगेजमेंट डिज़ॉर्डर। ये स्ट्रेस एंड ट्रॉमा रिलेटेड डिज़ॉर्डर का दूसरा पार्ट है, दूसरी बीमारी है। ये भी जो है वो बच्चों में होगी और इनका भी इमोशनल अटैचमेंट बॉन्ड जो है वो अपनी केयर गिवर्स के साथ नहीं बनेगा। और बच्चा जो है वो मोस्टली जो अनजाने लोग होते हैं बड़े, उनके साथ बात करना चाहेगा या उनके साथ ज़्यादा उसका बॉन्ड होगा। जब बच्चे को शफ़क़त नहीं दी जाती, बच्चे का ख़्याल नहीं रखा जाता, उसके अपने पेरेंट्स जो हैं वो ख़्याल नहीं रखेंगे, तो या और भी बहुत सी रीज़न सोच सकती हैं इसकी, तो फिर बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ बॉन्ड बनाने की बजाय दूसरों के साथ, जो अजनबी लोग होंगे ना, उनके साथ बॉन्ड बनाना ज़्यादा बेहतर समझेगा। इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है कि बच्चे जो हैं वो अजनबी बड़ों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे और जब किसी अजनबी बंदे के पास से उनको छोड़ा जाएगा तो वो रेजिस्ट नहीं करेंगे। यानी कि अब देखें, बच्चे होते हैं तो उन्हें अगर किसी अलग बंदे के पास थोड़ी सी देर के लिए अम्मी छोड़ के भी जाती है तो वो रोना धोना डाल देते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे जो होंगे वो दूसरों के पास भी चुप करके बैठ जाएंगे। वैसे तो अम्मी अच्छा समझती हैं कि चलें हमारा बच्चा जो है वो बहुत अच्छा है, चुप करके बैठ जाता है, जिसके पास बिठा दो, लेकिन वो अम्मी की तरफ से या जो भी उसके ख्याल रखने वाले हैं उनकी तरफ से मोहब्बत की कमी दी जा रही होती है उसे, तो तब वो दूसरों के पास भी बैठ जाता है। इसमें बाकी सारा यही कुछ एक्सप्लेन किया गया है कि वो जो अजनबी लोग होंगे तो उनके साथ हिचकिचाहट नहीं करेगा और उनके साथ राज़ी हो जाएगा, जाने के लिए भी राज़ी हो जाएगा। यानी कि वो अगर ये बोलेंगे ना कि हम तुम्हें लेके जा रहे हैं तो वो राज़ी रहेगा। बच्चे को केयर नहीं दी गई होगी या उसको इग्नोर किया जाता होगा और उसको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिली होगी अपने पेरेंट्स की तरफ से या अपने केयर गिवर्स की तरफ से, या वो उसे चीज़ें बहुत कम, यानी कि लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़, उसको बहुत कम सहूलियात दी गई होंगी बच्चे को। या ऐसे भी हो सकता है जैसे बच्चे ऑर्फनेजेस वगैरह में पलते हैं तो उनके जो केयर गिवर्स होते हैं वो थोड़े से होते हैं और बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फिर वो एक एक बच्चे को वैसी तवज्जो तो नहीं दी जा सकती, तो इसलिए फिर उनका बॉन्ड जो है वैसा नहीं बनता। और ये भी इस डिज़ॉर्डर के आने के लिए भी कम अज़ कम उम्र 9 महीने होनी चाहिए। 9 महीने के बाद अगर उसको होगा और 12 महीने तक रहेगा तो उसको हम बोलेंगे परसिस्टेंट डिज़ॉर्डर।
और फिर स्पेसिफाई करंट सीवियरिटी, इसका मतलब ये है कि हम देखेंगे कि बच्चे के अंदर अब कितनी सीवियरिटी के साथ तक पाई जाती है और कितने जो सिम्टम है इस डिसऑर्डर के वो कितने ज़्यादा शदीद हैं या कितने कम है, उसका क्या लेवल है, तो वो भी देखा जाएगा। पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिज़ॉर्डर, इसका मतलब ये है कि आपने कोई ट्रोमा फेस किया है ज़िंदगी में, किसी ने भी फेस किया है, तो उसके ट्रोमे के बाद जो उस पर असरात होंगे, तो वो वाला डिज़ॉर्डर जो होगा उसको हम बोलेंगे पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिज़ॉर्डर। अगर किसी पर स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो क्या होता है, उसको एकदम से जैसे पूरे जिस्म में ना चेंजेस होती हैं, हार्ट बीट वगैरह ऊपर हमने पढ़ा, और खौफ फील करता है और डिप्रेशन फील करता है बंदा। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा होता है कि ये जो सिम्टम्स हैं यानी कि स्ट्रेस वाले, वो फ़ौरन ही ख़त्म हो जाते हैं, और कुछ के लिए ये जो हैं ये लॉन्ग टर्म रह जाते हैं। जिनके लिए लॉन्ग टर्म रहते हैं वो फिर उनको परमानेंट साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करते हैं, उनकी नॉर्मल लाइफ जो है वो भी इफ़ेक्ट होती है, तो इस वजह से उनको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। जैसे देखें, अगर किसी को एक्सीडेंट हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जा रहा है रास्ते में, उसको एक्सीडेंट उसकी आंखों के सामने हो जाता है, तो वो भी फिर चीज़ जो है उसके दिमाग में बैठ जाती है, वो भूलने में भी बहुत टाइम लगता है। और अगर उसके किसी अपने का एक्सीडेंट उसकी आंखों के सामने हो जाए, वो मतलब कि मर ही जाए, तो फिर जो है उसको बंदे के ना दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और ये ट्रॉमा बन जाता है, और फिर वो जो है वो इंसान के दिमाग में वो सोचें बैठ जाती हैं, वो सीन जो है वो नहीं भूलते, बंदा हर वक्त उसी सीन को इमेजिन करता रहता है, और फिर खाना पीना छोड़ देगा, सोशलाइज करना छोड़ता है। फिर मतलब कि ऐसे लोगों को प्रॉपर केयर दी जाती है, वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो जो बातें होती हैं ना वो भूलना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। और ये वाला जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये जो है ये बड़ी उम्र के लोगों में पाया जाता है, और बच्चे जो हैं वो 6 साल से जो बड़े होंगे तो उनमें ये पाया जाएगा। 6 साल से छोटे बच्चे जो होंगे उनकी तो जो सोचें होती हैं वो कंक्रीट होती हैं, मतलब कि जो सामने नज़र आ रहा है बस उसी को ही सोचेंगे, और वो और तो नहीं सोच सकते, इसलिए वो जो स्ट्रेसफुल इवेंट्स होते हैं, कोई यानी कि इंसान के दुख भरे लम्हात होते हैं, तो वो बड़े बंदे ही याद रख सकते हैं। विटनेसिंग का मतलब ये है कि कोई ऐसा वाक़या जो दर्द भरा वाक़या जो आपकी आँख के सामने हुआ है, तो आप उसको फिर नहीं भूल पाते। डेथ ऑफ फैमिली मेम्बर, कोई दोस्त आपका वफ़ात पा गया है, कोई फैमिली मेम्बर वफ़ात पा गया है, या आपके सामने कोई बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा हादसा हुआ है, तो आप फिर उसको नहीं भूल पाते। इसकी 4 मेजर कैटेगरीज हैं। फर्स्ट आता है इंट्रूसिवली पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD। इसकी 4 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है इंट्रूसिवली री एक्सपीरियंसिंग दी ट्रोमेटिक इवेंट, यानी कि यही है कि नाइट मेयर यानी कि बेख्वाबी होना, और वो जो मेमोरीज हैं वो आपके दिमाग में बार बार आती हैं, आप रातों को सो नहीं सकते, सोते भी हैं तो आपको ख्वाब में भी वही चीज़ें आती है, फिर आप अचानक से उठ जाते हैं। तो ये जो होता है ये होता है इंट्रूसिवली री एक्सपीरियंसिंग द ट्रोमेटिक इवेंट। री एक्सपीरियंसिंग का मतलब ये है कि आप वही जो है इवेंट वो दोबारा दोबारा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया ना, अगर आपके सामने किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपको वो मेमोरी जो है आपकी आंखों के सामने जो सीन हुआ है वो आपको नहीं भूलेगा, यानी कि वो फिर बार बार आंखों के सामने चलता है, और अगर सोता है कोई तो फिर वो उसको ख्वाब में भी आएगा दोबारा, फिर वो उसके सामने घूम जाएगा, रात को सो नहीं सकेगा। तो ये एक कैटेगरी है। दूसरी है अवॉइडेंस ऑफ स्टिमुलाई एसोसिएटेड विद इवेंट।
इसका मतलब ये है कि अगर कोई इवेंट है तो उसके आप चाहेंगे कि उसके छोटे छोटे से भी चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करें, यानी कि आप उसको भूलने की उस चीज़ को भूलने की कोशिश करेंगे। इसमें जो बेसिकली पेशेंट का बिहेवियर होता है वो अवॉइडेंस वाला होता है, यानी कि वो उस चीज़ को छोड़ना चाहता है। यानी कि अब वो जैसे मैंने एक्सीडेंट वाला बताया, तो वो सीन जो है वो बंदा पेशेंट जो भी है वो चाहेगा कि मेरे सामने ना आए, वो उसको भूलना चाहेगा और इसी कश्मकश में वो रहेगा। तो वो वाला जो है वो होगा अवॉइडेंस ऑफ स्टिमुलाई एसोसिएटेड विद इवेंट, यानी कि जो उस इवेंट के साथ रिलेटेड चीज़ें हैं तो उनको वो याद करने से भी गुरेज करेगा। अगर कोई बंदा उसके सामने उस बंदे का नाम लेगा जिसका एक्सीडेंट हुआ है, तो वो उसको भी नहीं सुनना चाहेगा कि वो चीज़ें बार बार फिर दोबारा उसके दिमाग में ना आ जाए। अदर साइंस ऑफ मूड एंड कोग्निटिव चेंज आफ्टर ट्रॉमा। और साइंस क्या होते हैं, तो इसमें आता है ब्लेमिंग, यानी कि अपने आप को इल्ज़ाम देना या दूसरों को इल्ज़ाम देना जो भी हुआ उसके लिए, या नेगेटिवली उस चीज़ को इंटरप्रेट करना। यानी कि एक्सीडेंट हुआ है तो फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कहेगा कि मेरी वजह से हो गया है या किसी और की वजह से हो गया है। तो ये चीज़ें जो हैं वो फिर इंसान को बहुत ज़्यादा टेंशन देती हैं। फिर इंसान को ऑब्वियसली हर चीज़ से दिल जो है वो चार्ट हो जाता है। एक चीज़ जो आपके दिमाग में बैठी हुई है, एक सीन जो आपके दिमाग में चल रहा है, तो फिर आप दूसरी चीज़ों में तो इन्वॉल्व नहीं हो सकेंगे ना। और नेक्स्ट फोर्थ है सिम्टम्स ऑफ इंक्रीज्ड अराउजल एंड रिएक्टिविटी, यानी कि फिर आप क्या करेंगे, कभी कभार बहुत ज़्यादा बेचैनी में शिद्दत पसंद हो जाएंगे और सेल्फ़ डिस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे। आप जब अपने आप को इल्ज़ाम देंगे तो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, किसी भी इवेंट के लिए, किसी एक्सीडेंट के लिए या किसी को मौत के लिए आप समझेंगे कि अगर मेरी वजह से हो गया है तो फिर ऐसा होगा, और कि आप खुद को नुकसान देना शुरू कर देंगे। और एक ये है कि वो बंदा सो नहीं पाएगा, और अगर सोएगा भी तो उसकी ख्वाब में वही चीज़ें चलेंगी और फिर वो फ़ौरन से जाग जाएगा। और हर वक्त उनकी अंदर एक शिद्दत की कैफियत रहेगी, हार्ट बीट तेज़ होती रहेगी और ये सब कुछ। और फिर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इसका क्या है, ट्रॉमा के एसोसिएटेड जो कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी हादसा वाक़या हुआ है तो उसके एसोसिएटेड बहुत सारी यानी कि आप उसके वक्त उस चीज़ के वक्त मौजूद हों, आपकी आंखों के सामने हुआ हो और बार बार वो चीज़ें आपके दिमाग में, वो मेमोरीज़ जो हैं वो रिपीट हो रही हों आपके दिमाग में, दोबारा दोबारा से चल रही हों। और 6 साल से बड़े जो लोग हैं, यानी कि बहुत छोटे 6 साल से छोटे बच्चों के साथ ये नहीं होगा, इससे बड़े जो लोग हैं उन सब के साथ ये होगा। और फिर ख्वाबों में भी वो चीज़ें आएंगी और वो तंग करेंगी और आप या सो नहीं सकेंगे या सोएंगे तो फ़ौरन जाग जाएंगे। डिसोसिएटिव रिएक्शंस, यानी कि बार बार वो फ्लैशबैक्स आपके दिमाग में आएंगे, वो सीन्स चलेंगे, दोबारा दोबारा से होंगे। और ऐसा होने की वजह से, अगर वैसे ये तो नॉर्मल बंदों के साथ भी हो जाता है, किसी अपने की वफ़ात हो जाना, ये सब कुछ होता है, वो इंसान को बहुत ज़्यादा तंग करता है। लेकिन ये है कि जब ये चीज़ें बहुत लंबे अरसे तक चली जाए ना और इंसान टोटली सोसाइटी से कट हो जाए, तो फिर जो है वो बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और आप उन स्टेमुलाई को अवॉइड करना शुरू कर देंगे, यानी कि चाहेंगे कि वो सोचें आपको ना आए, आप उन चीज़ों का नाम भी नहीं लेना चाहेंगे। ये सारी चीज़ें वही रिपीट हो रही हैं बार बार, एक ही बात लिखी हुई है, परेशानी, खौफ, बार बार वही चीज़ें, यानी कि दिमाग में घूमना। ये तब डिज़ॉर्डर बनेगा जब ये सारी सोचें और ना सो सकना और ख्वाबें आना और बाकी सब कुछ खौफ, और जो आप स्टेमुलाई को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीज़ें 1 महीने से ज़्यादा जब आपके अंदर रहेंगी
तो फिर जो है ये एक्यूट स्ट्रेस डिज़ॉर्डर बन जाएगी, यानी कि ये डिज़ॉर्डर जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है और शदीद हो चुका है। फिर 1 महीने से ज़्यादा जब हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, आपकी सोशल ओक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट हो जाएगी। सोसाइटी के साथ आप की जो बॉन्डिंग है वो ख़राब हो जाएगी, नॉर्मल फंक्शनिंग आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। और यह किसी मेडिकल या अल्कोहल वगैरह ऐसी चीज़ों से नहीं होता, बल्कि इसका साइकोलॉजी की वजह से होता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और हमें यहाँ पे ये भी देखना है कि ये डीपर्सनलाइजेशन डीरियलाइजेशन तो नहीं है। डीपर्सनलाइजेशन क्या होती है, यानी कि बंदे के दिमाग में बार बार वो ख्याल आएंगे, लेकिन बंदा ये समझेगा कि मैं वहाँ नहीं था, या मेरा उस इवेंट से, उस हादसे से मेरा कोई लेना देना नहीं है और मैं सबसे बाहर हूँ, ये सोचेगा। डीपर्सनलाइजेशन का मतलब है कि ख़ुद को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहा। इसमें भी इंसान ख्वाब की कैफियत में हर वक्त रहेगा, उसको ज़िंदगी भी ख्वाब लगने लगेगी और इस तरह सब कुछ होगा। डी रियलाइजेशन यानी कि इंसान को ये लगेगा कि वो रियलिटी में नहीं रह रहा, जो कुछ भी हो रहा है वो हकीकत में नहीं है और सब कुछ उसको ख्वाब की तरह रहेगा लगेगा। ये जो वर्ड होते हैं ना, डी पर्सनलाइजेशन डी रियलाइजेशन, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आप एक वर्ड से ही कर सकेंगे। डी मतलब कि वो ख़ुद को माइनस कर रहा है, पर्सनल ख़ुद को, यानी कि ख़ुद को उस इवेंट से अलग समझ रहा है और ये समझ रहा है कि मैं नहीं था या मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। और डी रियलाइजेशन, रियलिटी क्या होती है, हकीकत होती है, और हकीकत से ख़ुद को माइनस कर रहा है, मतलब कि यह समझ रहा है कि मैं हकीकत में नहीं रह रहा और ख़ुद को ख्वाब की कैफियत में समझ रहा है। तो ये सब डी रियलाइजेशन होगा। विद डिलेड एक्सप्रेशन, इसमें क्या आता है, 6 महीने तक अगर उस बंदे के अंदर फुल क्राइटेरिया जब वो डायग्नोस नहीं होगा तो उसको बोलेंगे विद डिलेड एक्सप्रेशन। ऊपर देखना है ना हमने कि 1 महीने के अंदर, 1 महीने तक अगर ये सारा कुछ हो जाएगा उसके साथ तो वो क्या होगा, एक्यूट स्ट्रेस डिज़ॉर्डर। और अगर 6 महीने तक हो गया है लेकिन सारे सिम्टम्स नहीं है उसके अंदर तो उसको बोलेंगे विद डिलेड एक्सप्रेशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट था और इसमें कंसेप्ट आपका बिल्ड हो गया है, तो ये लॉन्ग भी आ सकते हैं और शॉर्ट में भी आ सकते हैं। और ये जो छोटी छोटी टर्म्स हैं ना, ये आपने अच्छे से याद रखनी है। ये डीपर्सनलाइजेशन डी रियलाइजेशन ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं और बाकी ये पूरे पूरे लॉन्ग में भी आ सकते हैं। और ड्यूरेशन भी आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यूज़ में आती है। एमसीक्यूज़ कुछ बहुत आसान नहीं होते, ठीक है। तो आपने ना तवज्जो दे के पढ़ना है और कंसेप्ट जो है अपने अच्छे से बिल्ड करने हैं। बाकी मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपके कंसेप्ट अब भी क्लियर नहीं हुए ना, तो आप 2-3 बार लेक्चर को दोबारा सुन लें तो आपको अच्छे से आ जाएगा। और अगर आपको हाईलाइटेड हैंडआउट्स चाहिए तो आप उसके लिए चैनल की डिस्क्रिप्शन में से व्हाट्सअप चैनल का लिंक मौजूद है, तो वो ज्वाइन कर लें, चैनल को फॉलो कर लें व्हाट्सअप चैनल को, तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। वहाँ पे मैं शेयर करूँगी और आप वहाँ से तैयारी कर लीजिएगा। बाकी आप चैनल इसको वीडियो को 2-3 बार देख लें तो आपको अच्छे से कंसेप्ट जो हैं वो पक्के हो जाएंगे। और बाकी ठीक है, आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद